तलाकशुदा अनूपा अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहती थी, मगर जब मनीष नाम के शख्स से उसकी शादी की बात चली तो फिर क्या हुआ कि उसे शादी से ही नफरत होने लगी। अनूपा बहुत देर तक जीवन साथी की वेबसाइट पर कमल का प्रोफाइल चेक करती रही। कमल का 3 वर्ष पहले डिवोर्स हुआ था और उसका 12 साल का बेटा था। अनूपा का खुद विवाह के 5 वर्षों के बाद ही अपने पति से अलगाव हो गया था, मगर डाइवोर्स की प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि पूरे 7 वर्ष लग गए। आज अनूपा 38 वर्ष की हो चुकी थी, मगर शरीर की बनावट के कारण वह 30 वर्ष से अधिक की नहीं लगती थी। घर में उसके भाई बहन सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बूढ़े माता पिता को अनूपा के पास छोड़कर वे अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर चुके थे। मम्मी पापा भी जब तक सब रिश्तेदारों के सामने अनूपा की जिम्मेदारी का दुखड़ा रोते थे, मगर कौन किसकी जिम्मेदारी उठा रहा है ये बस अनूपा ही जानती थी। कभी मम्मी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होता तो कभी पापा का। बड़ी बहन और छोटा भाई भी छुट्टियों में आकर मम्मी पापा की खैर खबर लेते थे, मगर अपनी प्राइवेसी में वे उनका दखल नहीं चाहते थे। आज मम्मी पापा ने फिर से अनूपा के एक रिश्ता ढूंढ कर रखा था, मगर अनूपा कैसे अपने मम्मी पापा को समझाए कि वह दोबारा शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती। पहली शादी में वह सब पाक चुकी है। उसके बहुत से पुरुष मित्र थे और वह ऐसे ही हंसते खेलते जिंदगी काटना चाहती थी। आर्थिक रूप से अनूपा स्वावलंबी थी। पहली शादी के टूटने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के कारण अब भावात्मक रूप से भी स्वतंत्र थी और शारीरिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। मगर उसे हंसता खेलता देखकर अनूपा के परिवार को शक होने लगता। परिवार अनूपा को शादी के खूंटे से बांधना चाहता था। अनूपा का प्रोफाइल उसके परिवार ने मैट्रिमोनियल साइट्स पर डाला हुआ था और कमल का इंटरेस्ट वहीं आया था। अनूपा का मन नहीं था, पर फिर भी मम्मी पापा के कारण अनूपा ने कमल से मिलना निश्चित कर लिया। अनूपा ने शनिवार की शाम को कमल से मिलने के लिए चुना। उसने आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी और बाल खुले ही छोड़ दिए थे। छोटी सी बिंदी और हल्की सी लिपस्टिक में वह दिलकश लग रही थी। अनूपा के मन में ढेर सारी बातें थी। जब अनूपा ने रंगोली होटल का दरवाज़ा खोला तो कमल वहाँ पहले से ही बैठा था। कमल के बराबर में एक 12 वर्ष के करीब का लड़का भी बैठा हुआ था। अनूपा को देखकर कमल उठ गया। उसने अनूपा को ठीक से देखा भी नहीं। पूरा समय अपने बेटे युग के बारे में ही बात करता रहा। अनूपा को ऐसा महसूस हुआ कमल को अपने लिए बीवी नहीं, अपने बेटे युग के लिए केयर टेकर चाहिए। उसे लगा जैसे अगर थोड़ी देर वह और बैठी तो उसका दम घुटने लग जाएगा। कमल के जाते ही अनूपा ने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर किया। पहले ड्रिंक के बाद उसका मन फूल सा हल्का हुआ। दूसरे ड्रिंक के बाद अनूपा के ऊपर ऐसा नशा छाया कि वह उठकर डांस करने लगी। कुछ ही देर बाद एक आकर्षक नौजवान अनूपा के साथ थिरकने लगा। लगभग आधे घंटे बाद दोनों ने एक एक ड्रिंक और लिया और फिर थिरकने लगे। लड़के का नाम कशिश था और वह सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। अनूपा और कशिश लगभग 12 बजे तक एक साथ बैठे रहे। जब 12 बजे कशिश ने अनूपा को छोड़ा तो अनूपा के मम्मी पापा जगे हुए थे। मम्मी चहकते हुए बोली, कैसा रहा? अनूपा बोली, कुछ नहीं, उसे पत्नी नहीं अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए। पापा बोले, तो ठीक है ना, तुम्हें भी माँ कहने वाला कोई मिल जाएगा। अनूपा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बेटा नहीं जीवन साथी चाहिए। इससे पहले मम्मी कुछ बोलती अनूपा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कपड़े बदलते हुए कशिश के कॉम्प्लीमेंट्स याद करके मन ही मन मुस्कुरा उठी। आज की रात बेहद हसीन थी। अभी बेड पर लेटी ही थी कि कशिश का मैसेज आ गया। वह अनूपा को दोपहर लंच के लिए इनवाइट कर रहा था। अनूपा जब अगले दिन लंच के लिए तैयार हो रही थी तभी मम्मी बोली, मुझे थोड़ा जहर दे दे अनूपा। तू क्यों नहीं अपना घर बसाना चाहती है? क्या इस उम्र में तुझे कोई राजकुमार मिलेगा? अनूपा बोली, राजकुमार नहीं मम्मी, हम सफ़र चाहिए, और अगर नहीं मिला तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। मम्मी कड़वाहट के साथ बोली, न जाने कौन होगा तेरे ख्वाबों का राजकुमार। रेस्तरां में कशिश पहले से ही बैठा था। लंच के बाद थोड़ी इधर उधर की बातें हुई, फिर कशिश और अनूपा लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। कार को एक सुनसान जगह पर रोककर कशिश के साथ धीरे धीरे अनूपा के शरीर के ऊपर रेंगने लगे। अनूपा ने पहले धीरे से मना किया, मगर जब कशिश के हाथ रुक ही नहीं रहे थे तो अनूपा ने कशिश का हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया। कशिश गुस्से में फुकराते हुए बोला, तुम्हारे जैसी बूढ़ी औरत के साथ मुझे मजा ही क्या आएगा? अनूपा कार से उतरती हुई बोली, तुम्हारे जैसे 3rd ग्रेड लोफर के साथ किसी 20 साल की लड़की को भी मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद अनूपा ने वहीं से अजय को कॉल किया। अजय करीब 15 मिनट बाद पहुंच गया। अजय अनूपा का फ्रेंड था, या यूँ कहें फ्रेंड से कुछ ज़्यादा था। दोनों के पास जब भी समय होता तो वे लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे।
अजय एक तरह से अनुपा का पार्ट टाइम हस्बैंड था। अजय का भी अपनी पत्नी से कुछ वर्ष पहले अलगाव हो गया था, मगर अजय और अनुपा दोनों ही एक बार शादी का लड्डू चखने के बाद दोबारा उसे खाकर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहते थे। अनुपा को कार में बैठाते हुए अजय बोला, आज क्या हो गया, किसके साथ आई थी? अनुपा आंखों में पानी भरते हुए बोली, मुझे बूढ़ी बोल रहा था। जब मैंने उसे उसकी सीमा लांघने को मना कर दिया तो अजय हंसते हुए बोला, देखा 25 साल के लड़के के लिए तो तू बूढ़ी ही होगी, मगर यह तुमने बिल्कुल सही किया और आगे से हर किसी पर इतनी जल्दी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अजय अनुपा को कॉफ़ी पिलाने के लिए ले गया। जब शाम 6 बजे अनुपा लौटी तो मम्मी गुस्से से भरी बैठी थी और अनुपा को देखते ही बोली, क्या सोच रखा है तुमने? हम तेरे कारण अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं, बहू की सेवा और पोते पोतियों के साथ न खेल पा रहे हैं, पर तू तो 16 साल की लड़की को भी मात दे रही है। पहले अनुपा इन बातों पर आंखों में पानी भर लेती थी और पूरा पूरा दिन घर में खुद को कैद करके रखती थी, मगर जब वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी तो उसकी एक सहकर्मी उसे काउंसलर के पास ले गई। वही अनुपा की अजय से मुलाकात हुई थी। अजय के साथ धीरे धीरे अनुपा की गहरी दोस्ती हो गई। जब से अजय अनुपा की ज़िंदगी में आया था, अनुपा का ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल गया था। अनुपा के परिवार और समाज की नज़रों में अनुपा पथभ्रष्टा हो गई थी। आज जब अनुपा दफ्तर में घर पहुंची तो उसकी बड़ी दीदी शिखा आई हुई थी। शिखा अपने दूर के देवर का रिश्ता लेकर आई थी, जिसकी हाल ही में पत्नी की मृत्यु हो गई थी। शिखा चहकते हुए बोली, अनु, सबसे अच्छी बात यह है कि वह इसी शहर में रहता है, तो न तुझे नौकरी बदलनी पड़ेगी और मम्मी पापा को भी तो आराम से देख पाएगी। अनुपा को लगा ऐसी शादी के बाद तो उसकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी, मगर अनुपा अपने परिवार को मना नहीं कर पाई थी। शाम को जब अनुपा ने अजय को इस रिश्ते के बारे में बताया तो अजय बोला, देख ले, हो सकता है वह वाकई तुम्हारे काबिल हो। शाम को शिखा का देवर मनीष अपने परिवार के साथ आया। मनीष का अच्छा व्यापार था और उसके 10 और 12 साल के 2 बच्चे थे। जब अनुपा तैयार होकर आई तो मनीष लगातार अनुपा को क्षुधा भरी नज़रों से घूर रहा था। अनुपा इतने पुरुषों से मिल चुकी थी, मगर मनीष की आंखें न जाने क्यों उसे ऐसे हैजर कर रही थी। थोड़ी देर बाद मनीष ने शिखा से कहा, भाभी, मैं अनुपा को थोड़ी देर घुमा कर ले आऊँ क्या? शिखा ने खुश होते हुए कहा, क्यों नहीं। कार में बैठते ही मनीष अनुपा से बोला, तुम ऐसे क्यों छुई मुई सी हुई जा रही हो? एक बार शादी हो चुकी है और क्या तुम्हारे जीवन में कोई पुरुष नहीं है? अनुपा को मनीष की बातें सुनकर झुरझुरी सी हो गई थी। फिर धीरे से मनीष ने अनुपा की थाई पर हाथ रख दिया। अनुपा का मन वितृष्णा से भर उठा। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मनीष, कार रोक दो। मनीष गुस्से में बोला, सब पता है, तुम्हारी जैसी औरतों का 36 जगह मुंह मारने के बाद मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। अनुपा बिना कोई जवाब दिए कार से उतर गई और सामने वाले कैफे में बैठ गई। बार बार अनुपा यही मनन कर रही थी कि क्या शादी वाकई उसके लिए ज़रूरी है? क्या वह ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती है? जब शाम को अनुपा घर पहुंची तो शिखा दीदी गुस्से में बोली, इतनी मुश्किल से मैंने मनीष को मनाया था, पर तुम्हें तो शायद चिड़िया की तरह हर डाली पर फटकने की आदत पड़ गई है। तुम घोंसला कैसे बना सकती हो? उधर मम्मी पापा का भी इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया था। हम अपना घर द्वार छोड़े बैठे हैं। अनुपा ने स्वर में कहा, मम्मी पापा, आप कुछ दिनों के लिए दीदी या भाई के यहाँ चले जाएं। आप मेरे बारे में चिंता ना करें, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। अनुपा की बात सुनकर जहाँ मम्मी ने रोना धोना शुरू कर दिया, वहीं शिखा दीदी ने एकाएक पैतरा बदल दिया। अरे, तुझे मम्मी पापा अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अभी हम तुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, पर अनुपा, तेरे ख्वाबों के सपनों का राजकुमार तो अब इस उम्र में तो नहीं मिलेगा। अनुपा हंसते हुए बोली, दीदी, मेरे ख्वाबों में कोई राजकुमार नहीं आता है। मेरे ख्वाबों में बस मैं ही हूँ, जो हर दिन से कुछ नया सीखकर एक साहसी महिला के रूप में खुद को पहचान रही हूँ। कभी कोई ऐसा मिला जो मेरे साथ मेरे ख्वाब साझा कर सकेगा तो ज़रूर शादी करूँगी। शिखा दीदी और मम्मी पापा अनुपा की बातें सुनकर उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर वे लोग भी तो अपने स्वार्थ के कारण मजबूर थे। उस रात बहुत देर तक अनुपा को नींद नहीं आई। खिड़की से आती सड़क की पीली रोशनी में उसे अपनी परछाई साफ दिख रही थी। एक ऐसी औरत की परछाई जो समाज की बनाई लकीरों से बाहर निकलकर खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि शादी से उसका डर शादी की संस्था से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो शादी के नाम पर औरत की आज़ादी, उसकी सीमाएं और उसकी सहमति
छीन लेना चाहते हैं। अगले दिन सुबह अनुपा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने परिवार के बनाए मैट्रिमोनियल प्रोफाइल खुद डिलीट कर दिए। फिर मम्मी पापा के सामने बैठकर बहुत शांत स्वर में बोली, मैं भाग नहीं रही, न ही गलत रास्ते पर हूँ। मैं बस अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। अगर कभी कोई ऐसा इंसान मिला जो मुझे बराबरी से देखे, मेरी चुप्पी और मेरे सपनों दोनों की इज्जत करे, तो मैं खुद आपसे कहूँगी। मम्मी ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। पापा ने पहली बार बिना नाराज़गी के अनुपा की तरफ देखा। शायद वे पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, मगर उन्होंने इतना तो समझ लिया था कि अनुपा अब कमज़ोर नहीं है। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा दीदी के पास चले गए। घर अचानक बहुत शांत हो गया, लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं था, यह आज़ादी का सन्नाटा था। अनुपा ने अपने घर को अपने हिसाब से सजाया, अपने लिए समय निकाला, योग क्लास ज्वाइन की और वीकेंड पर किताबों के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठना उसकी आदत बन गई। अजय उसकी ज़िंदगी में दोस्त की तरह बना रहा, बिना किसी दावे, बिना किसी दबाव के। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता नामों का मोहताज नहीं है। एक शाम कॉफ़ी पीते हुए अजय ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे पता है तुम अब पहले से कहीं ज़्यादा सुकून में लगती हो। अनुपा ने जवाब दिया, क्योंकि अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलती। समय बीतता गया, समाज की बातें धीमी पड़ने लगी। कुछ रिश्तेदारों ने आलोचना की, कुछ ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। अनुपा को अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे समझ लिया था जिंदगी दूसरों को खुश करने की परियोजना नहीं है। एक दिन आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं इंतज़ार में नहीं हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। क्योंकि कभी कभी कहानी का अंत नहीं होता है, बस एक नई शुरुआत होती है।